आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम की बात करेंगे दोस्तों। अब रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO जो लखनऊ में है दोस्तों, मेरे ही शहर लखनऊ में ही है RDSO। अब ये RDSO ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और आप ये समझिए कि इंडिया की लीडिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेटिंग बॉडी है। जो भी रेलवे का स्टैंडर्डाइजेशन वर्क होता है ना, कि भाई रेलवे कैसा परफॉर्म कर रही है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हम बताते हैं ना, तो रेलवे को भी स्टैंडर्डाइजेशन के ही अंदर आता है वो RDSO करती है। तो अभी RDSO पहला इंस्टीट्यूशन बन गया है जिसको SDO स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन का तंगा मिल चुका है अंडर वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन। अब ये वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन किसका है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अभी हम सबकी बात करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो अब RDSO ने ये इनिशिएटिव लिया था कि भाई आप हमको स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन का तंगा दो। तो BIS SDO रिकॉग्निशन स्कीम के तहत ये मिला इनको। तो हम बात करते हैं। तो ये पहला है। अब वन नेशन वन स्टैंडर्ड की बात करें तो इसको 2019 में शुरू किया गया था। इसमें वही है कि जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड है ना, वैसे वन नेशन वन स्टैंडर्ड। जैसे भारत में बहुत सारे स्टैंडर्ड आप समझते हो ना, आप यहां पे हो। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट जो आप ले रहे हो वो बढ़िया है कि नहीं, यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंसी को ये मेंटेन करता है। पर्टिकुलर गुड या सर्विस जो भी है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार जैसे प्रोडक्ट जो है वो वेरी करता है। जैसे कई बार मतलब भारत में ना काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है स्टैंडर्ड के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर फूड की बात है तो FSSAI आप कभी भी देखेंगे तो ये खाना बढ़िया है कि नहीं है, ये आपको खाना चाहिए, ये स्टैंडर्ड खाना है। तो इसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ये स्टैंडर्ड सेट करती है फूड के लिए। ऑटोमोबाइल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। तो अभी BIS इज द ओनली नेशनल बॉडी जो स्टैंडर्ड फ्रेम करती है। लेकिन BIS सबसे बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो अब एक ही इंस्टीट्यूशन हो, BIS ही हो, जो स्टैंडर्ड सेट करे, सबके लिए स्टैंडर्ड सेट करे। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ये जो रिकॉग्निशन होता है सबसे पहले तो 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 साल के बाद आपको रिन्यूअल लेना पड़ता है। तो अब मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक ही स्टैंडर्ड सिस्टम डेवलप किया जाए, मल्टीपल एजेंसीज ना हो, है ना। अब इसमें होगा क्या कि जब सारे स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को कन्वर्ज किया जाएगा तो ब्रांडिंग होगी। भारत में भी जो प्रोडक्ट्स है वो ब्रांड बनेंगे। एक ही स्टैंडर्ड सिस्टम है। बहुत सारे BIS ने बहुत सारे इनिशिएटिव निकाले। BIS केयर ऐप है। कंज्यूमर जो है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आया, BIS केयर ऐप आप डाउनलोड करिए, तो वो प्रोडक्ट कितना ऑथेंटिक है, ISI मार्क्ड है कि नहीं। कहते ना ISI मार्किंग हो तभी वो प्रोडक्ट लीजिए, वरना फिर गारंटी उनकी नहीं है। ये सब आप देख सकते हैं। COVID-19 स्टैंडर्ड अभी लॉन्च किया है कि जो भी वेंटिलेटर्स इशू किए जा रहे हैं ना, या जो N95 मास्क सर्जिकल मास्क है, उसमें भी ISI मार्क्ड है कि नहीं। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, बहुत सारे इस तरीके के BIS ने स्टैंडर्ड मतलब ये इनिशिएटिव्स लिया। अब BIS वह है क्या? BIS यहां पे लिखा हुआ मैंने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है। तो यही है कि जो भी स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जो गुड्स प्रोड्यूस हो, उसका सर्टिफिकेशन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, हाँ भाई एकदम A1 क्वालिटी का है, एकदम आंख बंद करके ले लो, ये BIS तय करती है। इसको 23 दिसंबर 1986 में स्टैब्लिश किया गया था। पहले इसको ISI बोला गया था, इसलिए कहते हैं कई बार ISI मार्क्ड है कि नहीं, आप ये देखते होंगे। तो ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ये 1946 में स्टैब्लिश हुई थी। और उसके बाद फिर ISI मतलब सबसे पहले तो इसको 1860 में रजिस्टर किया गया था। फिर BIS एक्ट 2016, ये नया न्यू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS एक्ट आया 2016, ये 2017 से एक्टिव है। ठीक है, तो ये चीज है। तो हम यहां थे, ये आप ऑब्जेक्टिव आई होप समझ ही गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी समझ गए प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन क्यों जरूरी होता है।
तो इसमें भारत जो है वो WTO TBT एग्रीमेंट का सिग्नेटरी है। अब इस एग्रीमेंट में हम इतना नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें कोड ऑफ गुड प्रैक्टिसेस फॉर द प्रिपरेशन, एडॉप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड, जो भी इसमें आ रही हैं वो इस नॉर्म्स को फॉलो करेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, तो ये अच्छी बात है। साथ ही साथ, अच्छा ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको। बेनिफिट्स क्या है? इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, मल्टीपल स्टैंडर्ड फॉर्मुलेटिंग बॉडीज है नहीं, यूनिफॉर्मिटी आएगी ना। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अब एक ही स्टैंडर्ड अगर उनको मिलेगा तो इसमें यूनिफॉर्मिटी आएगी, तो इसमें ब्रांड इंडिया इमेज इंप्रूव होगी। ग्लोबल मार्केट, भाई एक ही स्टैंडर्ड सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडीज हैं, उसमें आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में आप इंटीग्रेट होंगे, है कि नहीं? तो ये चीज है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा बेनिफिट तो कंज्यूमर को है ना, सबसे ज्यादा बेनिफिट तो है इसमें, कंपटीशन बढ़ेगा, इंडस्ट्री वेंडर्स, कॉस्ट रिड्यूस होगी, क्वांटम इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी। तो अल्टीमेटली ये इंडियन कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है, फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। प्रोडक्ट इनोवेशन, अब प्रोडक्ट इनोवेशन जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ये हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन एक्सेस टू फाइनेंस, जो भी स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटीज होती है ना, उनको फाइनेंस जल्दी मिलता है, बगाए की जो ऐसी वैसी चली आती हैं, ये चीज। और आपको अप्लाई करना पड़ता है, अपने अपने प्रोडक्ट को अप्लाई करना पड़ता है कि भाई आप देखो, इसको ये ठप्पा लगाओ, इसको सर्टिफिकेट दो, समझ रहे हो, जैसे IDSO ने भी अप्लाई किया है। तो ये चीज। और फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को प्रमोशन। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स ये कि सबसे पहले तो रेगुलेशन नहीं है बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे केमिकल्स में, सेफ्टी में। भारत अभी रेगुलेशंस को डेवलप कर रहा है, तो ये दिक्कत है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अभी तक हमने अडॉप्ट नहीं किया है, जैसे HACCP, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स फूड इंडस्ट्री में, ये अभी तक हम अडॉप्ट ही नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारी फूड इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। फिर पुअर टेस्टिंग कैपेबिलिटीज है, हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है, भाई आप कुछ अगर प्रोडक्ट अपना बेच रहे हो, मतलब भेज रहे हो, तो उसको टेस्ट किया जाएगा ना कि भाई वो उस लायक है, इसको स्टैंडर्ड देना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो टेस्टिंग फैसिलिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद मिस यूज ऑफ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड दिए जाते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर इसका मिस यूज भी करते हैं। लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है, लोग भी अवेयर नहीं है किस तरीके से स्टैंडर्ड्स देखें। तो यही चीज है। तो ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले तो सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में आना चाहिए। उसके बाद जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करने चाहिए, ताकि टेक्निकल बैरियर्स, ट्रेड, इन सबको रिमूव किया जा सके। भाई देखो, बाहर आप एक बात बताओ कि अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया है तभी तो आप उसको एक्सपोर्ट करोगे ना, बाहर भेजोगे। बाहर भेजोगे, लोग खरीदेंगे, इंटरनेशनली लोग खरीदेंगे, आपकी इमेज बढ़ेगी। अगर आपका स्टैंडर्ड ही अच्छा नहीं है, महा बकवास प्रोडक्ट है, तो कौन खरीदेगा? ये चीज है। फिर आइडेंटिफाई सेक्टर्स वेयर इंडिया कुड पॉनियर स्टैंडर्डाइजेशन वर्क, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको करनी है कि सबसे पहली बात तो हमारी कमर्शियल पोटेंशियल क्या है, ये देखना है। और उसके बाद भारत ग्लोबल स्टैंडर्ड एफर्ट्स में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करना है, ये देखना है। तो इस पे भी काम होना चाहिए। और उसके बाद फिर जो इंटरनेशनल सेटिंग, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोजेक्ट्स है, उसमें भी पार्टिसिपेट करें। तो ये हिसाब किताब है। बताओ, स्टैंडर्ड मार्क ऑफ द BIS इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमोटिव टायर्स एंड ट्यूब्स, ये बिल्कुल सही बात है। एग मार्क इज क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय FAO, ये सेकंड वाला गलत है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच।